नमस्कार। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 1 अगस्त 2024 बहुत ही अहम फैसला अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है और अनुसूचित जातियों में भी क्रीमी लेयर लगाना चाहिए। साथियों, अब इस फैसले के बाद 2 अहम प्रश्न उभर कर आते हैं। क्या SC/ST एक्ट का आरक्षण आर्थिक आधार पर लगाना चाहिए? दूसरा, क्या SC/ST समाज का वर्गीकरण करना चाहिए? साथियों, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 एससीज के लिए और आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान रखे गए हैं। यह फैसला किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसकी थोड़ी सी भूमिका मैं यहां आपको देना चाहती हूँ। दरअसल ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में एक फैसला आया और उस फैसले में यह बताया गया कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति होमोजीनियस है, अर्थात एक समान है, एक तरह का वर्ग है, एक समान समुदाय है। इसके बाद 2020 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का फैसला आया। इस फैसले के अंदर कहा गया कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण किया जा सकता है और इन दोनों ही फैसलों में 5-5 जजेस की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था। अर्थात एक ही मुद्दे पे अब 2 अलग अलग फैसले आ गए, तो इस वजह से इसको और लार्जर बेंच और बड़ी खंडपीठ पे इस फैसले को रखा गया, इस मुद्दे को रखा गया और इस तरीके से 7 जजेस की एक बेंच बनी। इस 7 जजेस में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, साथ ही जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस बेला M त्रिवेदी थे। इन 7 जजेस ने जो जजमेंट दिया वह 6/1 के अनुपात से दिया, अर्थात सिर्फ एक ही जज जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने अपना फैसला बाकी 6 जजेस के फैसलों से अलग सुनाया है। अब यहाँ पर जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने क्या अपना फैसला दिया उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी के अनुसार आर्टिकल 341 में प्रावधान है कि कोई भी लिस्ट बनेगी तो वह लिस्ट पार्लियामेंट के टेबल पे रखी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति उसमें अपना कंसेंट देंगे, तब जाके किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अर्थात लिस्ट में शामिल या तो किया जा सकता है या हटाया जा सकता है और किसी भी तरह से किसी जाति को ना हटाया जा सकता है ना अंदर शामिल किया जा सकता है। साथ ही आर्टिकल 341(2) स्टेट को किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने या लिस्ट में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए मना करती है, बाधित करती है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने कहा यदि वर्गीकरण किया जाएगा तो वह संविधान के साथ छेड़छाड़ माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। यदि कुछ भी संविधान के अंदर बदलाव लाना है तो वह सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, संविधान को इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। जबकि दूसरी ओर बाकी के जो 6 जजेस थे उन जजेस ने कहा कि वर्गीकरण किया जा सकता है क्योंकि अनुसूचित जाति में भी अलग अलग जाति की दलित समाज में भी अलग अलग जातियां हैं, वह भी अपने आप को दूसरी जाति से अलग करती हैं और साथ ही वह एक दूसरे के साथ मिलती जुलती भी नहीं है, भेदभाव करती हैं और उनके बीच में कई तरह से सामाजिक विसंगताएं हैं
और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति में जो जातियां हैं उनका भी वर्गीकरण किया जाना चाहिए, और जो जातियां मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाई हैं आज तक भी, यानी कि जो जातियां अभी भी पिछड़ी रह गई हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनको आगे लाने के लिए जिन जातियों का अब तक बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आ चुका है, उन जातियों को अब क्रीमी लेयर में लाकर अलग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्रीमी लेयर के प्रावधान की भी सिफारिश की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब साथियों, यहाँ प्रश्न ये होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि जिसके आधार पर उन्होंने ये जजमेंट दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऐसा कोई आंकड़ा मांगा कि कितनी जातियों का कितना प्रतिनिधित्व कहाँ पर है, और उसके आधार पर यह फैसला दिया गया? साथियों, कोई भी जजमेंट या कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर, डेटा, आंकड़े और सबूतों के आधार पर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हवा में नहीं दिया जा सकता। आपने कहा कि हाँ, कि कई जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परंतु आंकड़े कहाँ है, कहाँ पर पेश किया गया? कैसे आप बताएंगे कि कौन सी जाति का प्रतिनिधित्व कहाँ ज्यादा बढ़ गया है? आंकड़े है नहीं, उसके बावजूद भी वर्गीकरण की बात कर दी गई है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा दोषपूर्ण जजमेंट है। और यहाँ पर जितने भी दलित समाज से जुड़े हुए लोग हैं, दलित कर्मशील है, एक्टिविस्ट है, जो सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक न्याय की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन सब का मानना है, और मेरा भी मानना है, कि दलित समाज को बांटा नहीं जा सकता है। आप दलित समाज का वर्गीकरण करके आप दलित समाज को बांटने का और फूट डालने का काम कर रहे हैं। अब जिनको क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दलित होने की परिभाषा में से बाहर आ जाएंगे। दलित तो दलित ही रहने वाला है, वो मरते दम तक दलित रहता है। आज इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यदि कोई दलित अपनी जात बताकर स्वर्ण समाज के मोहल्ले में मकान खरीदना तो दूर, किराए पे भी नहीं ले सकता है, तो कैसे कहा जाएगा कि वो समाज में अब इक्वालिटी पे आ चुका है? दलित समाज की नजरों में दलित ही है, इसीलिए वर्गीकरण ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक दलित ने अपने अपने समय पर भेदभाव और छुआछूत का अनुभव किया है, और आज भी स्वर्ण समाज दलित समाज को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो आर्थिक रूप से कितना ही मर्जी सुखी साधन संपन्न हो जाए, परंतु फिर भी वो अपने साथ इक्वल कैटेगरी में देखने को स्वर्ण समाज तैयार नहीं है। आज भी दलित अगर मूंछों पे ताव दे दे या मूंछ रख ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है, बेशक वो आर्थिक तौर पे कितना ही ज्यादा समृद्ध क्यों ना हो। आज भी दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है, अपनी बारात स्वर्ण समाज के एरिया से नहीं ले जा सकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों ना हो गया हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक पैमाने को आगे रखते हुए वर्गीकरण की जो बात की है वो बिल्कुल गलत है, और इसके बारे में पार्लियामेंट को, संसद को संज्ञान लेना होगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी संज्ञान लेना होगा, और कुछ भी करके इस फैसले को बदलने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत पड़े तो नया कानून बनाना पड़ेगा। और जहां तक दलितों में भी जो और पिछड़े रह चुके लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं पहुंच पाया है ऊपर तक, तो उनके लिए सरकार को अलग अलग योजनाएं बनानी पड़ेंगी। उनके लिए सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको अच्छे हॉस्टल बनाने पड़ेंगे। कम से कम पहले उनको जो मापदंड है, जो रिजर्वेशन का या आरक्षण मिलने का जो मापदंड है, उस मापदंड तक तो पहुंचाने के लिए उनको उतना शिक्षित तो करना पड़ेगा। अर्थात यदि 12वीं क्लास के स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसे 12वीं क्लास तो पास करनी ही पड़ेगी ना। इसी तरह से अगर किसी को सरकारी नौकरी में एडमिशन चाहिए तो उसे पहले ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए कहने का मतलब साफ है कि पहले आप
जो अति पिछड़ा रह चुका है दलित समाज में उसको आगे लाइए, उनके लिए स्पेशल पैकेज तैयार कीजिए, उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाइए, उनके लिए स्पेशल बजट करिए और पहले उनको वहां तक पहुंचाइए। उसके बाद आप आरक्षण में वर्गीकरण की बात कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहा जाता है कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया वह दोबारा उसकी जनरेशन को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बारे में मेरे पास एक ही जवाब है, क्या सरकारी नौकरियों में आज तक और अभी तक पूरे की पूरी आरक्षित सीटें भरी जा चुकी हैं? और अगर भरी जा चुकी है तो भी QNFS अर्थात नॉट फाउंड सुटेबल के नाम से जगह खाली रह जाती है। क्यों कॉलेजेस में नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर सीटें खाली रह जाती हैं? इसका अर्थ यह है कि यदि आपने आरक्षण में भी वर्गीकरण कर दिया तो और सीटें खाली रहेंगी और ये सीटें जब खाली रहेंगी तो कुछ और उसके बाद इन सीटों को जनरल कैटेगरी से भर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जाहिर है कि आरक्षण को खत्म करने की बात है। और तो और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आरक्षण के ऊपर फैसला करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में भी वर्गीकरण लाया जाता? तो साथियों, ये प्रश्न छोड़ते हुए मैं आज अपनी बात यहाँ खत्म करती हूँ कि यदि वर्गीकरण अनुसूचित जाति में करने की बात की जा रही है तो वर्गीकरण जजिस के कॉलेजियम में भी होना चाहिए। तो साथियों, मेरा वीडियो मैं आज यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।